नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर शुरुआत करते हैं नीट एग्जाम को लेकर चल रहे विवाद की खबर से। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गोधरा और पटना में नीट एग्जाम को लेकर दो अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। इन दोनों की तहकीकात की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आज गोधरा वाले केस में इंडिया टीवी की जांच एक कदम और आगे बढ़ी। आज फिर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गोधरा सेंटर की यह तहकीकात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अलग अलग अदालतों में चल रहे नीट के एग्जाम के सारे केसेस को क्लब करके सबकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। लेकिन नीट को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्ट आज भी जारी रहे। आज नीट देने वाले कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। उनसे नीट का विवाद जल्द से जल्द सुलझाने की रिक्वेस्ट की। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अब सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स कैंसिल करके 1563 बच्चों के री एग्जाम का जो आदेश दिया है, उससे विवाद काफी हद तक सुलझ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला किया है। देखिए, देश में इस बार 23,30,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। 4,750 सेंटर हुए हैं। इस बार नए 600 से ज्यादा सेंटर नए खुले गए हैं। 13 भाषा में परीक्षा हो रही है और 14 विदेश की सेंटर में भी परीक्षा हो रही है। उनमें से 6 सेंटर में कम समय मिला विद्यार्थियों को परीक्षा देने में। कुछ स्थानीय गड़बड़ी हुई, परीक्षा केंद्र देरी में खुला, इधर उधर कुछ हुआ। जब कम समय मिलता है, लोगों ने आपत्ति किया। उस समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला था कि उसको दोबारा परीक्षा कराना है, ग्रेस मार्क देना। तो एनटीए ने उनको ग्रेस मार्क दिया। ग्रेस मार्क देने में ध्यान में आया कि कुछ विद्यार्थी एकदम टॉपर हो गए, फिर कुछ विद्यार्थियों में उसके ऊपर संदेह और नाराजगी हुई। तब फिर एक बार कुछ शिक्षाविदों की कमेटी बनाई गई कि उसमें से पारदर्शी तरीका निकालो। फिर निकाला गया कि नहीं, उनको उस जो लोग परीक्षा कम समय मिला जिनको, उनको एक बार पुनः परीक्षा कर दिया जाए, री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। उस फॉर्मूला को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फॉर्मूला को स्वीकृति दिया, कहा कि हाँ, ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान हो गया है। बाकी मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। अगर कोई एक आधा जगह पे कोई दोषी पाया जाएगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क कैंसिल करके 1563 बच्चों के री एग्जाम का जो आदेश दिया है, उससे सारा का सारा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि गुजरात के गोधरा और बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक हुए, इसलिए पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो, नीट का एग्जाम फिर से हो। गोधरा का मामला तो बेहद हैरान करने वाला है। मैंने कल आपको दिखाया था कि नीट एग्जाम के दिन गुजरात के गोधरा में 30 बच्चों से पैसे लेकर उनको पास कराने की प्लानिंग की गई थी। अब इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने गोधरा के इस मामले की नई जानकारी हासिल की। तहकीकात में सामने आई सारी डिटेल्स चौंकाने वाली है। गोधरा में नीट एग्जाम के एक पूरे सेंटर को ही मैनेज कर लिया गया था। एग्जाम के कोऑर्डिनेटर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर ने ब्लैंक चेक लेकर बच्चों को पास कराने का ठेका ले लिया। एक कोचिंग सेंटर ने कई राज्यों से 30 बच्चे जमा किए। उनके पेरेंट्स से एडवांस पेमेंट के तौर पर चेक और कैश भी लिया गया। गोधरा के मामला जलाराम स्कूल का है। स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा नीट के कोऑर्डिनेटर बने हुए थे। प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा ने वडोदरा में कोचिंग चलाने वाले परशुराम राय के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से पैसे लेकर उनको पास कराना है। कोचिंग चलाने वाले परशुराम रॉय ने महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के 30 स्टूडेंट्स को नीट पास कराने का झांसा दिया और फिर उसने इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को उस सेंटर के प्रिंसिपल से मिलवाया।
एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल ने एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से कहा कि आप हमें कुछ रकम कैश और बाकी ब्लैंक चेक दे दीजिए और छात्रों से कहिए जो आंसर नहीं आते उन्हें ब्लैंक छोड़ दें, उन्हें हम मैनेज कर लेंगे। पैसे देने वाले स्टूडेंट की लिस्ट जलाराम स्कूल के टीचर और नीट के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तुषार भट्ट को भेजी गई। साजिश तो यह थी कि जब पेपर और आंसर शीट कलेक्ट की जाएंगी तो उसे सील करने से पहले इन स्टूडेंट्स की खाली ओएमआर शीट को उसी स्कूल का टीचर तुषार भट्ट सही आंसर्स के साथ भर देगा। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि एग्जाम कंडक्ट करने के रूल्स में प्रिंसिपल ने इतनी छूट दे दी थी, इतनी रियायत दे दी थी कि गड़बड़ करने में आसानी हो। नीट का जो ये एग्जाम हुआ उसमें काफी सारे स्कोप्स थे एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के इस प्रक्रिया को। पेपर्स तो सारे कलेक्ट कर लिए गए स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद ये पेपर लेकर के जो यहाँ के सेंटर के इंचार्ज है उन्होंने ये छूट दे रखी है इन्विजिलेटर को कि वो सारे पेपर लेके बाहर जाएंगे। अच्छा, अब बाहर वो जब निकल जाते हैं इस कैमरे की रेंज से, उसके बाद फिर वो किसी ऐसी जगह जा सकते हैं या लॉबीज में जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसके अलावा किसी और जगह, और वहाँ जा कर के वो बाकायदा चाहे वो कर सकते हैं उन आंसर शीट्स के साथ, उन ओएमआर शीट्स के साथ। और शायद इसी वजह से वो और कॉन्फिडेंस था तुषार भट्ट को या फिर पुरुषोत्तम शर्मा को, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो बड़ी आसानी से इस पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और इसीलिए वो यहाँ से बाहर लेके जाने वाले थे और बाद में जाके वो सारे पेपर्स जो हैं उसमें जिन विद्यार्थियों से कमिट किया था उनकी ओएमआर शीट भरने के बाद वो आराम से एनटीए के द्वारा अपॉइंटेड जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको देने वाले थे। अब यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एनटीए का ऑब्जर्वर कौन अपॉइंट कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो नाम सजेस्ट कर रहा है उसी को एनटीए अप्रूव कर देता है। और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नाम कौन से सजेस्ट कर रहा है? आसपास के जो कॉलेजेस हैं या आसपास के जो स्कूल्स हैं उनके टीचर या प्रोफेसर्स के नाम वो सजेस्ट कर रहा है, जिनको बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छी बात यह रही कि गोधरा के डीएम को इस पूरी साजिश की खबर मिल गई। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर केएम पटेल को गोधरा के जलाराम स्कूल भेजा, जहां टीचर तुषार भट्ट से पूछताछ हुई तो उसने पूरी साजिश को एक्सेप्ट कर लिया। जलाराम स्कूल के बाहर खड़ी तुषार भट्ट की गाड़ी से 7 लाख रुपए कैश मिला। पुलिस ने कोचिंग संचालक परशुराम रॉय, जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया। हालांकि गोधरा के एजुकेशन ऑफिसर केएम पटेल का कहना है कि इससे एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ा। तो आपने जब चेक किया मोबाइल वगैरह तो क्या देखा? उस टाइम जो वो मोबाइल चेक किया तो उसमें उसकी जो चैट थी व्हाट्सएप में, इसमें बच्चों के नाम, रोल नंबर और वहाँ का कौन से सेंटर पे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमको मिला। तो फिर हमने चेक किया, उसके एग्ज़ाम बच्चों का था उसकी सीट के साथ, तो वो बच्चे यहाँ थे, तो उससे मॉनिटर किया और उस टाइम हमने ये माल प्रैक्टिस का दिया है। जो हमने चैट के बाद तो उसके की थी तो उसने बताया था कि हम वो बच्चे ओएमआर ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद सही जो आंसर है वो टिक करवाने का था और करने वाले थे उस टाइम एग्ज़ाम के बाद वो, इसीलिए उसको सब कुछ उसका वही प्लान था। बट क्योंकि आपने ये पहले ही पकड़ लिया इसलिए फिर कुछ हो नहीं पाया। हाँ, एग्ज़ाम में तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसके बिफोर हमने कलेक्टर साहब ने बताया था और हमारी टीम यहाँ वर्कआउट की थी, तो इसमें तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी गोधरा की घटना पर रिएक्शन मांगा गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के साथ बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी इस मामले की जांच लोकल पुलिस कर रही है और सरकार की नजर भी इस जांच पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचार के लिए अधीन है, ऐसे में सरकार अदालत के फैसले का इंतजार करेगी। हालांकि उन्होंने इंश्योर किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोधरा और पटना सेंटर को लेकर जिस प्रकार से विसंगतियां नजर आ रही हैं कि उड़ीसा के लोग भी गोधरा का सेंटर चूज कर रहे हैं, पटना में क्वेश्चन थोड़ा अनुसंधान, दो अलग अलग प्रकार की खबरें आई है, उसको पूरा वहाँ तो स्थानीय एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस के कारण ये सब समाधान ध्यान में भी आई है। उसको होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मैं उस विषय पे कोई उत्तर इसीलिए देना नहीं चाहूँगा, प्रमाण हो जाए,
कार्रवाई मैं आश्वस्त करता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। आखिर में एक सवाल, जैसी विसंगतियां हैं, क्या आपको लगता है इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए? देखो, ये सारे विषय कोर्ट में तो कुछ लोग हैं, वो देखते हैं उस विषय पे। गोधरा और पटना, ये दो केस तो सामने दिख रहे हैं कि कैसे कैसे विसंगति आई है। देखो, आपने स्टडी किया है क्या? मैंने रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट के ऊपर क्या चर्चा करेंगे? मैंने जितना जानकारी रखा है कि दोनों के बारे में वहां की स्थानीय एजेंसियों ने कुछ काम किया है, कुछ प्रमाण वगैरह आए हैं, उसमें कुछ आ जाए और सारा विषय तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा। व्यवस्था को क्यों हम तोड़ें? जो पद्धति में जा रहे हैं उसको जाने दीजिए। ये अच्छी बात है कि कल तक जो शिक्षा मंत्री पेपर लीक की बात सिरे से नकार रहे थे, आज जांच की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने आज स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मुलाकात की, उनका दर्द समझने की कोशिश की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी काउंसलिंग की तैयारी करें और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट की नजर स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर है, नीट में हुई गड़बड़ पर है और मुझे यकीन है कि इनकी बारीकी से जांच की जाएगी। एनटीए को भी इस बात का एहसास हो गया है कि छात्रों के साथ अन्याय तो हुआ है, कुछ सेंटर्स में गड़बड़ी तो हुई है। हालांकि एनटीए अभी भी पेपर लीक की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने मामले की गंभीरता को समझा है, पेपर लीक की शिकायतों की भी गहराई से जांच कराने का आश्वासन दिया है। उनकी मजबूरी यह है कि सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो इसमें ज्यादा ना कुछ कर सकते हैं ना इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि फाइनल राउंड में जो भी आउटकम होगा वो स्टूडेंट्स के हक में होगा, नीट के एग्जाम को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए होगा। अब बात करते हैं सियासत की खबरों की। उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस की वजह तलाशने के लिए बीजेपी में पिछले 48 घंटों से मंथन हो रहा है। इस मंथन में क्या निकल कर आया, इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में है। असल में लखनऊ बीजेपी ऑफिस में कल से अलग अलग रीजन के उम्मीदवारों और संगठन के ऑफिस बेरर के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। कल अवध रीजन के नेताओं की बैठक थी। आज कानपुर बुंदेलखंड रीजन के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों से पार्टी ने रिपोर्ट ली। कानपुर बुंदेलखंड रीजन की 10 सीटों में बीजेपी सिर्फ 4 सीट जीत पाई, जबकि अवध क्षेत्र की 16 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी संगठन के दूसरे बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल रहे। पहले उन ऑफिस बेरर से बात की गई जिन्हें लोकसभा सीट की जिम्मेदारी संगठन ने दी थी। उसके बाद हारे हुए उम्मीदवारों से अकेले में बात की गई। जो उम्मीदवार चुनाव हार गए उन्होंने पार्टी के सामने दिल खोलकर अपनी बात कही। जैसे बांदा से चुनाव हारे बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह पटेल ने कहा कि विपक्ष ने संविधान आरक्षण वाला जो नैरेटिव खड़ा किया, जनता ने उस पर भरोसा कर लिया। और पटेल ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष अगर ये बातें कहता तो शायद जनता इस पर विश्वास न करती, लेकिन बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने विपक्ष के लिए खुलकर कैंपेन किया, उनके एजेंडे पर मोहर लगाई और पार्टी की पीठ में छुरा फूंका। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो अपना झूठा बयान देने में सफल हो गए। हमारे लोग जो है वो उसको काट नहीं कर पाए, रह गए। उनकी चल गई, हमारी ताश के पत्ते वो अपना जो फेंके वो चला ले गए। संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रुपए डाल देंगे खातों में, ये आ जाएगा। ये सब धुप्पलबाजी चलाए ना, तो धुप्पलबाजी में वो लोगों को गुमराह कर ले गए। उसमें कुछ हमारे कुछ नेता लोग भी उन्हीं के साथ खड़े होकर पीछे से हवा देने लगे, तो ये सब हुआ। आपकी पार्टी के नेता लोग? हाँ, कुछ थे, बड़े लोग थे, कुछ जो जिनको लगता था कि हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला, कुछ ऐसे लोग भी हवा देने में वो कामयाब। तो जब वो चिल्ला ही रहे थे विरोधी, उसमें हमारे लोग भी कहने लगे हाँ बात तो सही कह रहा है, तो उनको लगने लगा कि यार बात सही है। कोई चोरी चोरी नहीं, खुल करके मंचों पे आए नहीं। हमारे यहाँ बड़े नेता गए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, हमारे मुख्यमंत्री जी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी गए, कार्यक्रम किए। उन मंचों पे नहीं साझा किए तो उनसे हम क्या कहेंगे? उनको तो पता है, सबको पता है। आज वही आगे आकर के कहेंगे कि हम मोदी जी के साथ हैं। वो वोट जो खिसका आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, वो वोट तो खिसका ना गया। हाथी का वोट हर विधानसभा में कम से कम 30-40 हज़ार तो था ही।
तो वो खिसक करके वो साइकिल के साथ चला गया। अपनों से धोखे का आरोप मोहनलालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर भी लगा रहे हैं। कौशल किशोर 2014 और 2019 में मोहनलालगंज से चुनाव जीतते रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष के संविधान और आरक्षण को खत्म करने वाले नैरेटिव पर जनता ने यकीन कर लिया। ये नैरेटिव जनता पर चिपक गया। बीजेपी लीडरशिप अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पाई। उस पर पार्टी के अंदर के लोगों ने उन्हें चुनाव हरवाने का काम किया। एक बड़ी तेजी से एक र्यूमर विपक्ष के द्वारा फैलाई गई कि आरक्षण और संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, और नीचे तक की ये बात लोगों में प्रचार प्रसार किया। ऐसी स्थिति में तमाम वो वोट वहाँ चला गया सपा में, हमारे क्षेत्र में बसपा का बड़े पैमाने पर वोट उधर ट्रांसफर हो गया, इस डर में कि ये जो भ्रम पैदा किया गया। हमने अपने पूरे क्षेत्र के समीकरण को बताने का काम किया और कौन कौन सा वोट ट्रांसफ़र हुआ उसको भी बताने का काम किया। ये बात तो सच है कि कई लोगों ने पार्टी में रहते हुए भीतरघात किया है, और जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उसमें बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की है पार्टी में के लोगों ने, और कुछ लोगों ने पार्टी में रह करके भी अंदर अंदर भीतरघात करने का काम निश्चित तरीके से किया है, और उनकी पहचान भी हो गई है, और मैं समझ रहा हूँ पार्टी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई भी करने का काम करेगी। मंथन करने के लिए जो मीटिंग हुई उसमें शामिल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष विजय पाठक ने कहा, हर सीट पर हार की वजह एक नहीं हो सकती, अलग अलग वजह हैं, इसीलिए संगठन ने यह बैठक बुलाई है। पार्टी उम्मीदवारों से, पार्टी के लोकल यूनिट के नेताओं से बात की जा रही है और इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आगे का रास्ता तैयार किया जाएगा। विजय पाठक ने कहा, पार्टी इस हार से हताश नहीं है। इसी संगठन ने बीजेपी को यूपी में 10 से 73 तक पहुंचाया था। हार की वजह जानकर उन्हें दूर करके पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगी। सीट टू सीट अलग अलग कारण है, और अगर हमको ठीक करना है अपने को तो उन कारणों को जानना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर उसको संकलित करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कारण हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, कुछ कारण सीट लोकसभा के हो सकते हैं, कुछ कारण अलग अलग विधानसभा के भी हो सकते हैं। तो बिना उनकी जानकारी करना और जानकारी करके उनको ठीक करते हुए, अब पॉलिटिकल पार्टी के नाते आपने उत्तर प्रदेश में हमारा इतिहास भी देखा है कि हम 10 से 73 पहुंचे, सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हम 64-65 सीटें जीते। तो ये है सारी भी स्थिति रही है, और इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे जीते। आखिर जहां कोई चीज रही होगी एक बार जानकारी करेंगे, करके ठीक करेंगे। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, अच्छा इस बात से इनकार नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश सीटें कम हुई, और अगर कम हुई है तो कोई कारण होगा, तो कारण होगा तो उन कारणों की जानकारी करना और जानकारी करके उनका समाधान करना। नेताओं से फीडबैक लेने के बाद अब बीजेपी कल से ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने 80 नेताओं की टास्क फोर्स बनाई है। 2 मेंबर वाली एक टीम 2 लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। हार की वजह तलाशने के लिए यूपी बीजेपी का संगठन 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पहली रिपोर्ट उम्मीदवार के फीडबैक के आधार पर, दूसरी लोकसभा सीटों पर गई टीम की रिपोर्ट के आधार पर, और तीसरी मंडल स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल एनालिसिस तैयार होगा, जिसे सेंट्रल लीडरशिप को भेजा जाएगा। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि चुनाव में भीतरघात करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मीटिंग के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता ने जो फैसला दिया है उसे पार्टी स्वीकार करती है, और हमसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से
अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई, इसका एनालिसिस चुनाव विशेषज्ञ कई बार कर चुके हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं कि बीजेपी ने टिकट बांटते समय जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा, अति आत्मविश्वास में रहे। अखिलेश यादव ने सिर्फ परिवार के 5 यादव लड़ाए, सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया और M22 से आगे बढ़कर बाकी सीटों पर जाति के आधार पर वोट लेने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए और यह रणनीति काम कर गई। लेकिन आज जो एनालिसिस सामने आया वो बीजेपी के अपने हारने वाले उम्मीदवारों का विश्लेषण है, वो बीजेपी के संगठन के लोगों का विश्लेषण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और मोटे तौर पर 3 बातें सामने आई। एक तो यूपी में कई जगह बीजेपी ने बीजेपी को हराया, पार्टी के अपने नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को हरवाया। सबने सोचा 400 पार तो जाने वाले हैं, मोदी के नाम पर जीतने वाले हैं, 1-2 सीटों पर अगर हरा भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। सबने अपने अपने राइवल का हिसाब चुकता किया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी की सीटें घटकर 33 पर आ गई। 400 पार के नारे का एक और नुकसान यह हुआ कि इसे राहुल और अखिलेश ने बड़ी चतुराई से आरक्षण हटाने की मंशा से जोड़ दिया और बीजेपी के खिलाफ यह नैरेटिव चलाया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं यह फेक है, यह गलत था, लेकिन बीजेपी इसे काउंटर करने में नाकाम रही। बीजेपी के अंदर के विश्लेषण का एक और पहलू यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 35 उम्मीदवारों के टिकट बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन उसे किसी ने नहीं माना। बीजेपी ने 34 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो लगातार तीसरी बार या उससे भी ज्यादा बार चुनाव के मैदान में उतरे थे। इनमें से 20 चुनाव हार गए। बीजेपी को सबसे बड़ा सेटबैक लगा अयोध्या की सीट हारने का और पार्टी के इंटरनल डिस्कशन में यह बात बार बार आई कि जहां भव्य राम मंदिर बना वो सीट बीजेपी कैसे हार गई। तो इस विश्लेषण का कोई सीक्रेट नहीं है, यह इन तीनों बातों पर आधारित है जो बाकी सीटों के बारे में लागू होता है। जैसे अयोध्या में लल्लू सिंह को बदलने की बात की गई थी। अयोध्या के सारे नेता वहां के उम्मीदवार लल्लू सिंह के खिलाफ थे, आपसी झगड़े थे, जातिगत समीकरण बीजेपी के कैंडिडेट के पूरी तरह खिलाफ थे और इन सब के ऊपर आरक्षण को हटाने का नैरेटिव, इस सब ने मिलकर अयोध्या की सीट हरवा दी। तो यह कह सकते हैं कि बीजेपी का जो ओवरऑल एनालिसिस है अयोध्या की सीट उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उत्साहित है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। बीजेपी से कैसे काउंटर करेगी, यह चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के सामने और उन्हें इस पर मंथन करना होगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा सेटबैक लगा। 2019 में बीजेपी में महाराष्ट्र में 23 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सीटें मिली। इसलिए बीजेपी वहां पर भी हार की वजह तलाशने में जुट गई है। आज मुंबई में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा खड़से, विनोद तावड़े, सुधीर मुनगंटीवार, राव साहब दानवे, अशोक चव्हाण और नारायण राणे जैसे पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। मीटिंग के बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला। कई जगह जीत हार का अंतर बहुत कम वोटों का था, लेकिन यह सच है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को उम्मीद से काफी कम सीटें मिली हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने, जो दूसरे दल हैं, उन सब लोगों ने झूठ फैलाया। कहा कि बीजेपी संविधान बदल देगी, दलितों आदिवासियों का हक छीन लेगी। ये झूठ लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया
और बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। आज देवेंद्र जी, विनोद तावड़े जी, पीयूष गोयल जी, हमारे सारे केंद्रीय नेता, हमारे राज्य के नेता इस बैठक में थे और इस बैठक में मोदी सरकार का जो गठन हुआ है, हमारे महाराष्ट्र के जो मंत्री बने हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो विधायक सांसद बने हैं, उनका सत्कार भी हमने किया। और जो मतदार संघ में हम पीछे हैं, आप देखिए 10 मतदार संघ ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो मतदार संघ में केवल हम 40 से 50 हजार वोटों से पीछे है। केवल 20 वोट एक बूथ पे चाहिए थे, केवल 20 वोट। एक बूथ पे केवल 20 वोट मिल जाते तो हम लोग 10 सीटें और जीत जाते, 19 हो जाती। जनता को बताया गया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मागास स्वर्गीय समाज का आरक्षण निकाल लेंगे, झूठा बताया गया। बाद में आदिवासी समाज को बहकाया गया कि मोदी जी आएंगे तो आदिवासियों का सारा निकाल लेंगे, समर्थन पूरा सारी योजनाएं निकाल लेंगे। महिलाओं को बताया गया। मुझे कल पालघर में बहुत महिलाएं मिली थी, उन्होंने मुझे निवेदन भी दिया है, खटाखट 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 हम 5 तारीख को 6 तारीख को आपको 8,500 रुपये महीना देंगे, खटाखट देंगे। आपने झूठ बोल के वोट लिया है महिलाओं का। हम पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर चलो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी। इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसे भूलकर अब बीजेपी महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई है। बावनकुले ने कहा कि कुछ लोग एक बार फिर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है। महायुति ने अच्छा काम किया है, हमारे सारे पार्टियों ने अच्छा काम किया, 11 पार्टियों ने अच्छा काम किया है। ऐसा कोई आसमान नहीं फटा है जो महायुति डैमेज करेंगे, बीजेपी अलग लड़ेगी, ये वगैरह जो नैरेटिव चल रहे हैं, कोई नैरेटिव ऐसा नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं है। महायुति और ताकत से खड़ी होगी। महायुति 11 पार्टी की है, 11 पार्टी मिलकर फिर एक बार जनता में जाएंगे और अजित पवार भी जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, देवेंद्र जी और हम सब लोग जाएंगे। और ये जो उनका सपना है ना महाविकास आघाड़ी का कि हम दोबारा सरकार में आएंगे, 4 मुख्यमंत्री अभी तैयार हो गए। नाना पटोले जी बोलते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो रोहित पवार जी बोलते कोई महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, आदित्य ठाकरे बोलते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो 5 मुख्यमंत्री बने गए महाराष्ट्र में। तो ये जो चल रहा है ये नौटंकी है, ये फिर एक बार जनता को कंफ्यूजन में लाना है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार सामने आए। सुधीर मुनगंटीवार ने विदर्भ की चंद्रपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा धानोरकर से हार गए। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि विदर्भ में आदिवासियों के लिए मोदी सरकार ने जितना काम किया उस पर कांग्रेस का झूठ भारी पड़ गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने जो भ्रम फैलाकर लोकसभा चुनाव जीता, आने वाले असेंबली इलेक्शन में वो नहीं चल पाएगा। हमें जो जनादेश दिया और महाविकास आघाड़ी के जनादेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 1,50,000 वोटों का अंतर है। विधानसभा चुनाव सामने है, उसके लिए कोई रणनीति है आपके पास? देखो, कोई चुनाव दूसरे चुनाव से जुड़ा नहीं होता। केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री का ही होता है। और हम जब एनुअल एग्जाम में कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, फिर सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट में वो जैसा विद्यार्थी है फिर पास हो जाता है और पास की मार्कशीट लेके जाता है। हम शायद कम गिरे, विधानसभा के इस सप्लीमेंट्री में हम निश्चित रूप से जनता का दिल जीतकर मतदाताओं के मन में जो भ्रम फैलाने का काम किया था, जो मायावी रूप लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रम फैलाया है, वो भ्रम पूरी तरह से निकालने में हमारा कार्यकर्ता कामयाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को कई ऐसी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। जालना, बीड, भिवंडी जैसी सीटें उसी लिस्ट में शामिल हैं। मराठवाड़ा की जालना सीट से बीजेपी के नेता राव साहब दानवे पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनकी हार हुई। इसी तरह भिवंडी सीट भी पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता कपिल पाटिल भिवंडी से चुनाव हार गए। कपिल पाटिल ने कहा भिवंडी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी है और उन्होंने महाआघाड़ी के झूठे प्रचार पर भरोसा कर लिया। पूरे देश में जो मुस्लिम भाइयों को गुमराह करके जो नैरेटिव सेट कर लिया गया, वो नैरेटिव की वजह से
और हमारे दलित भाइयों जो है उनको कहा गया कि संविधान बदल देंगे। आदिवासी भाइयों से भी यही कहा गया कि संविधान बदलने के बाद आपका आरक्षण खत्म होगा। और ये सारे जो नैरेटिव है ये सेट होने के बाद ये सारा वोट एक जगह पे चला गया और इसलिए हमें वहाँ पे सेटबैक हुआ। कोऑर्डिनेशन कमी थी क्या, उसको सुधारा जाएगा? अभी भी बयान आ रहे नेताओं के, उज्जवल कह रहे कि हम तो 2 ही सीट लड़े थे, 3 तो हमको दी गई थी, तो जो बयान आ रहे उसको लेकर क्या? अभी वो जो जिसके हिसाब से जो मालूम पड़ता है उस हिसाब से लोग बयान देते हैं, लेकिन मैं पक्का जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ ये आने वाले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम होगा कि आगे कोई भी अगर झूठा नैरेटिव सेट करते हैं तो वो चलने वाला नहीं। महाराष्ट्र में हार जीत को लेकर बयानबाजी महायुति में भी हो रही है। छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को कम सीटें आई, इसके पीछे सिर्फ एनसीपी जिम्मेदार नहीं है। एनसीपी को तो 48 में से सिर्फ 4 सीटें दी गई। उन 4 सीटों में से 2 छीन ली गई। 2 सीटों में से 1 सीट पर एनसीपी ने चुनाव जीता है। महायुति में इस तरह की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के लीडर वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हार का ठीकरा हमेशा दूसरों पर ही फोड़ा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बात साफ है, अब जनता बीजेपी के साथ नहीं, इंडिया अलायंस के साथ है। देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है और मुझे लगता है कि आगे की राजनीति तय करने के लिए किसी पे तो ठुकरा फोड़ना पड़ता है, क्योंकि खुद पे तो नहीं ले सकते, फिर वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसीलिए किसी को जो है वो उस चीज के लिए ले रहे। लेकिन मुझे लगता है वो उनका इंटरनल मैटर है। और जहां तक जनता की सवाल है, जनता ने प्रूव कर दिया जनता किसके साथ है। सिर्फ महाराष्ट्र के ही सवाल नहीं ना, तमिलनाडु से लेकर देश भर में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा, सब जगह पे जनता ने दिखा दिया कि वो इंडिया अलायंस के साथ है। तो मुझे लगता है कि उनमें जो चल रहा है वो ठीक है, वो राजनीति का आगे का एक अंक है जिसके लिए सब चल रहा है कि किसी को करके उनको ऐसा शायद रियलाइज हो गया कि उनको साथ में लेके हमने गलत किया है। बीजेपी की चिंता है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सिर पर है, सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा है। बीजेपी के सामने बड़ा सवाल है, क्या विधानसभा चुनाव शिंदे गुट और एनसीपी के साथ मिलकर लड़ें या अलग से लड़ें। सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी महायुति बनाकर चुनाव लड़ेगी तो सीटों को बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि खबर है बीजेपी ने उन 106 सीटों पर सर्वे कराना शुरू कर दिया है जहां उसे पिछले चुनाव में जीत मिली थी। एलायंस पार्टनर एकनाथ शिंदे बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर सवाल उठा चुके हैं। एनसी भी केंद्र सरकार में शामिल नहीं हुई है। ये सब इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा तूफान लेकर आ सकते हैं और कई चुनावी समीकरण बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ इस साल चुनाव हरियाणा में भी होना है। हरियाणा में भी बीजेपी को 2019 के मुकाबले इस बार आधी सीटें मिली। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। इनमें अंबाला और सिरसा की सीटें शामिल हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। सिरसा की सीट 2019 में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने जीती थी। सुनीता IRS अफसर थी। 2014 में नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और 2019 में चुनाव लड़कर पार्लियामेंट पहुंची, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। सिरसा में इस बार बीजेपी ने सुनीता दुग्गल की जगह कांग्रेस छोड़कर आए अशोक तंवर को टिकट दिया। अशोक तंवर कांग्रेस की कुमारी सैलजा से चुनाव हार गए। आज बीजेपी के नेताओं ने रोहतक में चुनाव के नतीजों का एनालिसिस किया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर अंबाला और सिरसा के रिजर्व सीट बीजेपी के हाथ से कैसे निकल गई। रिव्यू मीटिंग में शामिल हरियाणा के मंत्री विशंबर बाल्मीकि ने माना कि बीजेपी से कैंडिडेट सिलेक्शन में गड़बड़ हुई थी। मैं आपको ये कहूंगा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा जो डीएससी वर्ग का वोट है वो 4 लाख प्लस हमारा वोट है और मैं समझता हूं हम सिरसा नहीं, हम अंबाला भी अगर दे देते तो दोनों सीट हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते। आगे हमें क्या करना है, विधानसभा चुनाव में कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस बात पर भी हमने चर्चा की है। हरियाणा बीजेपी के रिव्यू मीटिंग में सिरसा के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी शामिल हुई। सुनीता दुग्गल ने चुनाव के दौरान टिकट न मिलने पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन आज की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा हार के कई कारण होते हैं, बीजेपी इनका एनालिसिस करके गलतियों को ठीक करेगी।
आपको टिकट नहीं मिला जी, इसके क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि संगठन जो है वो बहुत से स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है, क्योंकि जो चुनाव जो होता है वो कहीं कोई एक जो है हम कहें कि एक लोकसभा विशेष का नहीं रहता है, कोई प्रदेश विशेष का नहीं रहता है। चुनाव जो है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो ये देखकर, विनेबिलिटी को देखकर और जो है कैंडिडेट को देखकर, बहुत सी चीजों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जो है कई बार हम अपनी उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं भी हो पाते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर ऐसे होता तो वैसा हो जाता, अगर वैसे होता तो वैसा हो जाता, ये सब चीजें हाइपोथेटिकल जो है, इसमें विश्वास ना करते हुए आज हमारे समक्ष जो बात है उसको हम ध्यान में रखें कि हमारी ये 2 की 2 सीटें जो हैं वो पिछली बार हमारे पास थी 10, हमारे पास लोकसभा की सीटें थी 10 में से हम लोग 5 पर आ गए और 5 में भी जो दोनों की दोनों हमारे अनुसूचित वर्ग की थी उसमें से हमारे पास एक भी नहीं आई। तो उसका क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा जो है वो संगठन करे। इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से बीजेपी को 5 सीटें मिली, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का वोट परसेंट करीब 10% तक घट गया। ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चुनाव में सिर्फ 4-5 महीने का वक्त रह गया है। 9 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुर्सी संभाले सिर्फ 4 महीने हुए हैं। बीजेपी का जेजेपी से अलायंस टूट चुका है। हरियाणा में जाट वोटर का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को हराते थे। अब बीजेपी में गुटबाजी है, बीजेपी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। जब तक वो एक होकर नहीं लड़ेंगे, हरियाणा में बीजेपी का बेड़ा पार लगना मुश्किल है। बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर संघ के खेमे से आई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब संघ के एक और बड़े नेता ने बीजेपी की कम सीटें आने का कारण अहंकार बताया। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा, जो लोग राम की पूजा करते हैं उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दिया, उनको बहुमत नहीं मिला। इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा जिनको राम पर विश्वास नहीं था उन सबको मिलाकर भी 234 सीटें ही आई। इंद्रेश कुमार ने कहा, भगवान राम ने सबके साथ न्याय किया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण होगा। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। इंद्रेश कुमार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी कमेंट किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, इसीलिए भगवान राम ने लल्लू सिंह को 5 साल प्रायश्चित करने के लिए बोला है। लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। इंद्रेश कुमार के बयान पर सबसे मजेदार रिएक्शन अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिया। सत्येंद्र दास ने कहा, इंद्रेश कुमार हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इस बार चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, इंद्रेश कुमार
अपने मिशन में नाकाम रहे, इसलिए अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। असल में ये है इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। जब विवाद बढ़ा तो इंद्रेश कुमार को लगा कि गड़बड़ हो गई, कुछ ज्यादा बोल गए। वो एक बार फिर कैमरे पर आए और कहा उनके कहने का बस इतना ही मतलब था कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी और राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर हैं। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। इंद्रेश जी अपनी बात से पलट गए। असल में आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। आरएसएस मदर ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी उसका पॉलिटिकल विंग है, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिए जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो विरोधी लोग कहते हैं कि बीजेपी की जीत में संघ का हाथ है। जब हार जाती है तो कहते हैं कि संघ बीजेपी से नाराज है, संघ ने हरवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आरएसएस ने बीजेपी की निंदा की है, जब से मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं, तब से विरोधी दलों के नेता आरएसएस की तारीफ करने लगे हैं। यह सबसे ज्यादा अचरज की बात है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर पूछा कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके पीड़ितों को राजभवन पहुंचने से कोलकाता पुलिस ने क्यों रोका, किस आधार पर उन पीड़ितों को राजभवन में आने नहीं दिया गया। असल में एक दिन पहले बीजेपी के लीडर और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी हिंसा के शिकार करीब 200 लोगों को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। राजभवन ने उन्हें अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने राजभवन के सामने बैरिकेड लगाकर शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया और उनके साथ मौजूद पीड़ितों को आगे नहीं जाने दिया। इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी आज कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा, क्या राज्यपाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्या वो लोगों से मिल नहीं सकते? इसके बाद आज खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस कोलकाता में बीजेपी के ऑफिस पहुंचे, जहां पीड़ितों ने शरण ली हुई है। गवर्नर ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाएगी तो फिर संविधान अपना काम करेगा। That is the unpardonable act from the government of preventing the victims of violence from airing their grievances to the constitutional head of the state. Truth cannot be suppressed. Truth like murder will one day be out. What is happening now around me on the streets of West Bengal in many pockets? That is violence. I would like to be a people's governor. Therefore, I went to see them. I spent time with them. Government has to do its duty. If government fails to do its duty, the constitution will take its own course. Whoever wants to meet the governor of Bengal will be able to meet. Nobody can prevent them. If anybody prevents them, wait for the consequences. हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं वो बीजेपी के बुलाने पर आए हैं। ये सब ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उन्हें इस कदर मारा पीटा गया
कि डर के मारे बीजेपी के दफ्तर में शरण ली हुई है। काउंटिंग के बाद जो वो लोग जीत गया है तृणमूल पार्टी, उसके बाद शाम होने के बाद शुरू किया, एक एक करके पकड़ लिया, पकड़ करके मार दौड़ किया है, हाथ पैर तोड़ दिया है, माथा भी फोड़ दिया है, उसके बाद जमीन भी कब्जा कर लिया है। मतलब हम लोग जब वोट का गुनाने का बाद हम लोग का घर में कहीं रहने के लिए रहने नहीं देता, लोग घर तोड़-फोड़ कर दिया सब कुछ। हम लोग टीएमसी का सब गुंडा वाहिनी, हम लोग को जानने लगा हम धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग भाग के चला आए हैं। तो अभी तो सेंट्रल फोर्स तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्स तैनात करने से रात को नहीं रहता लोग ना, रात को आके हमला करता है लोग। हम लोग बीजेपी पार्टी करता हूँ, इसीलिए टीएमसी का हरमत बाहिनी 4 तारीख से जितना कर्मी है उसके ऊपर जुल्म चला रहा है, ठीक है, बाइक लेके तांडव भी चला रहा है, किसी को मारधोड़ भी किया है, किसी को दुकान लूट लिया, किसी को हाथ पैर तोड़ दिया है। मेरा तो तालाब से मच्छी भी निकाल के लेके गया वो लोग। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जो भी गवर्नर बंगाल में आए हैं वहां लगातार मुख्यमंत्री और गवर्नर का टकराव देखने को मिलता है। आपको याद होगा जगदीप धनखड़ जो अब वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे तो ममता बनर्जी उन्हें बीजेपी का एजेंट बताती थी। आज भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरह का आरोप गवर्नर पर लगाया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। न तो किसी गवर्नर को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और न ही किसी राज्य सरकार को, राज्य सरकार के लोगों को किसी गवर्नर को किसी पार्टी का एजेंट कहना चाहिए। देश की राजनीतिक उठापटक से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में थे। G7 के आउटरीच सेशन में शामिल हुए। मेजबान इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस बार के आउटरीच सेशन में भारत के साथ जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, क्रिश्चियन कैथोलिक्स के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी इनवाइट किया गया है। सेशन के दौरान फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की। सेशन को एड्रेस करते हुए मोदी ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए जिससे सभी का भला हो। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग की। मोदी की पहली मीटिंग फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से हुई। दोनों नेताओं ने डिफेंस, स्पेस, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, कनेक्टिविटी और न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रेसिडेंट मैक्रोन के बाद मोदी ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ बात की। सुनक के साथ मीटिंग में मोदी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर बात की और इसके अलावा दोनों नेताओं ने डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने, व्यापार और कारोबार में तेजी लाने पर सहमति जताई। अपुलिया में मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से युद्ध के हालात पर बात की। मोदी ने कहा कि भारत इस विवाद को बातचीत और कूटनीति से हल करने का समर्थन करता है। मोदी ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बहादुर लोगों ने आज पूरी दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि आतंक पर आस्था भारी पड़ती है। जम्मू में हुए 4 आतंकी हमलों के बावजूद आज गांदरबल के प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में हजारों कश्मीरी पंडित पहुंचे। आस्था और उत्साह के साथ कश्मीरी पंडित माता के जन्मदिन के उत्सव में शामिल हुए। श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। खीर भवानी को कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी माना जाता है और यही वो डोर है जिसने आतंक के दौर में भी कश्मीरी पंडितों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ साथ आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती भी पहुंची। देश के कोने कोने से यहां एक कश्मीरी पंडित बेहद उत्साहित थे। उन्होंने कहा पिछले 35 साल में इस मंदिर में ऐसा नज़ारा उन्हें कभी नहीं देखा, ऐसी भीड़ नहीं देखी
उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। कश्मीर छोड़ सके बहुत सारे कश्मीरी पंडित ऐसे भी थे जो अब वापस कश्मीर में बसने के बारे में विचार कर रहे हैं। 30 साल के बाद मैंने देखा मैं 30 साल गई जम्मू में रहने के लिए, मगर 30 साल मैं हर एक साल आती हूँ, मगर आज मैंने देखा बहुत अच्छा, आज मन खुश हो गया। नहीं, खौफ कोई नहीं। यहाँ के लोगों ने हमारा सब सपोर्ट किया, सब लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कोई किसी चीज की कमी नहीं है, कोई खौफ नहीं। हम सारा भाईचारा अभी भी वैसा जो पहले 34 साल पहले था वैसा अभी भी भाईचारा, ऐसी बात नहीं है। वो अलग है, ये अलग है, उनका अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दिस इज द मैसेज वी वांट टू सेंड, यू कांट स्केयर अस, हमको डरा नहीं सकते हो। भगवान हमेशा भारी है सब पे, और इसमें तो आप कोई शक ही नहीं है। हाँ, आस्था भारी हमेशा थी और रहेगी। वी शुड शो इट टू देम दैट वो हमको नहीं डरा सकते। अब मेरे को अपने बचपन की याद आ गई, इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि सच्ची में हम खीर भवानी आए हैं। आज माता रानी ने ये दिखाया कि आस्था जो है सबसे बड़ी चीज़ है। जब आपके मन में प्यार, भक्ति, भावना हो तो डर कहीं नजर नहीं आएगा। जो यहाँ के लोग अब हमें सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से सारे लोग आ गए, वो डर छोड़ के आ गए। हमें भी हो गए 10-12 दिन आए हुए, हमने कहा जो होगा तो निकलेंगे, हमें नहीं रुक रहा है। आज 35 साल से जब से हम मतलब कश्मीर से निकल रहे हैं, तब से आज हमें मौका मिला माता जी का दर्शन करने का। खीर भवानी मंदिर में जुटी हजारों कश्मीरियों की भीड़, कश्मीरी पंडितों का उत्साह इस बात का संकेत है कि अब कश्मीर के लोगों ने आतंकवादियों के हमलों से डरना छोड़ दिया है। पहले जब आतंकवादी हमले करते थे तो इस तरह के आयोजन या तो रोक दिए जाते थे या बहुत कम लोग वहां पहुंचते थे, डर का माहौल होता था। लेकिन आज की भीड़ ये दिखाती है कि कश्मीर के लोगों को हमारे बहादुर जवानों पर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर और भारत सरकार पर कितना भरोसा है।